यार एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर शाम को लेते हैं ना। अभी मैंने लैपटॉप चेंज किया है, शायद उससे सही हो जाए। नेट की प्रॉब्लम है नहीं यार, ये लैपटॉप की लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर अभी नहीं हुआ तो फिर शाम को लेंगे। ठीक है, अभी सही लग रहा है कुछ, अभी तो लैग की दिक्कत नहीं लग रही है। ठीक है यार, मुझे लग रहा है लैपटॉप का ही कुछ प्रॉब्लम होगा, वो लैग आ रहा है अभी भी। ठीक है, फिर हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी स्टार्ट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर ना। फिर इसको हम लोग सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर देखो क्या होगा। सपोज हमने कोई कंटेनर लिया, और इसके ऊपर एक पिस्टन लगाया हुआ है ना, जो मूव कर सकता है। नहीं, ये पिस्टन यहाँ पे मूव कर सकता है, और इसके अंदर हमने गैस भरी हुई है। अब अगर हम इसको हीट देंगे, नहीं स्लोली स्लोली अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, तो अब क्या होगा, जैसे हीट मिलेगी। अबे तो ये पहले बोलना था यार, अब ये लिख दिया, अब सब बोलेगा हटा के फिर से वो करूं। ठीक है, फिर रुको 1 मिनट बताता हूँ। कांस्टेंट प्रेशर वाला मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ना, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। देखो इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या है, सपोज आपने कोई फिक्स वॉल वाला कंटेनर रखा है ना, इसका वॉल मूव नहीं कर सकता, और फिर आप इसको अगर हीट दोगे, तो वहां पे क्या होगा, जो भी हीट दोगे वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क नहीं हो सकता ना। गैस वर्क कब तब कर पाएगा जब वो वॉल को मूव करा पाएगा ना। तो यहाँ के वॉल मूव नहीं कर सकते ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो भी हीट दोगे वो सब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाएगा ना। आप Q इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एन सी डेल्टा टी लिख सकते हो।
ना, सी कौन सा यूज करोगे, सीबी वाला यूज करोगे ना, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, NFR डेल्टा T/2। तो यहां से सीवी की वैल्यू आ जाएगी FR/2। समझ आया श्रेयस क्या बोल रहा हूं? नोट करो, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे देखते हैं। वो श्रेयस देखो, कल वाले जो रिकॉर्डिंग है उसमें दिया बताया है ना, 1 मोल का RT/2 होता है, इतना आपको याद रखना है ना। 1 मोल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। श्रेयस देखो, वो डिराइव करने को आप वहां से कर सकते हो आरएमएस वेलोसिटी का यूज करके, बट वो याद ही रखो ना। आप ऐसे देखो वो डिराइव कर सकते हो। यार वो तू अलग से डाउट में पूछ लेना यार, तू सब पुराना पुराना कर रहा है और मेरे को पढ़ाने नहीं दे रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम का हो गया सभी का, अब प्रेशर का करते हैं ना। हाँ यार, तू जब डाउट के लिए आना तब पूछ लेना ना। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। है, अब ये सीपी हम लोग देख रहे हैं ना। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। सपोज हमने कोई कंटेनर लिया और उसका एक वॉल मूवेबल रखा ना, वहां पिस्टन लगाया हुआ है। नहीं, ये कुछ पिस्टन है जो मूव कर सकता है। और यहाँ पे गैस भरी हुई है। तो अभी देखो, जो आउटसाइड प्रेशर होगा वही अभी शुरू में इनसाइड प्रेशर होगा ना, अगर ये इक्विलिब्रियम पर है। पिस्टन लाइट है, उसका कोई मास नहीं है। तो जो आउटसाइड प्रेशर होगा वही इनसाइड प्रेशर होगा। अब अगर आप इसको स्लोली स्लोली हीट दोगे, तो जैसे हीट दोगे ये वॉल मूव करेगा ना, हीट की वजह से। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना चाहेगा, प्रेशर बढ़ना चाहेगा, तो प्रेशर के बढ़ते ही ये वॉल मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, जो ये हीट दे रहे हो इसका दो काम हो रहा है। एक तो ये वॉल को मूव करा रहा है, मतलब वो वर्क कर रहा है। एक तो वर्क करने में हीट जा रही है, और साथ में उसका कुछ टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। तो इस बार हीट दो जगह यूज हो रही है ना। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो। अगर मान लो आपके हीट देने की वजह से कुछ हल्का सा आपने DQ क्यू हीट दिया, और ये कुछ एक्स मूव किया है कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर ये वॉल एक्स मूव किया है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है कंटेनर का, कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो गैस यहाँ पे अंदर से कितना फोर्स लगा रहा होगा, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ना, जो भी अंदर का प्रेशर होगा। पी आई को कुछ पी लिख देता हूँ ना, अंदर के प्रेशर को। तो वर्क कितना करेगा वो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। और ए इंटू एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया होगा। अगर ये ऊपर एक्स किया तो ए इंटू एक्स, यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ गया होगा ना, इस पार्ट का वॉल्यूम। तो इसको आप लिख सकते हो चेंज इन वॉल्यूम।
P डेल्टा V, और PV इक्वल टू nRT से अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इधर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो इधर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तो आप लिख सकते हो P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T ना। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U फर्स्ट लॉ से। Q को क्या लिखोगे, NCP डेल्टा T लिखोगे ना, Q इक्वल टू NC डेल्टा T होता है, तो जो C होगा, जो भी प्रोसेस होगा उसका C डाल दोगे ना, NCP डेल्टा T इक्वल टू W क्या लिख दोगे, NR डेल्टा T, और डेल्टा U क्या लिखोगे, NFR डेल्टा T बाई 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे N डेल्टा T हर जगह से कट जाएगा, तो CP इक्वल टू आ जाएगा R प्लस FR बाई 2। FR बाई 2 देखो CV होता था ना, तो हम लोग लिख सकते हैं CP इक्वल टू R प्लस CV, मतलब CP माइनस CV का डिफरेंस हमेशा R के बराबर आता है। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ना, CV की वैल्यू याद रखनी है, और CP माइनस CV का डिफरेंस R होता है, ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आदित्य मिलेगा, नई चीजें भी मिलेंगी, अभी थोड़ी देर रुको। नोट होने के बाद बोल देना। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, CP CV के रेशियो को हमने डिफाइन किया हुआ है, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। जल्दी लिखो। हाँ, गामा ना, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, और इसको गामा से दिखाते हैं। गामा को देखो हमने कैसे डिफाइन किया है, CP और CV, इनके रेशियो को हम बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपोनेंट ना। अब देखो CP की वैल्यू हमने अभी निकाली ना, वो कितनी आई, R प्लस FR बाय 2 ना। CP कितना है, R प्लस CV है ना, और नीचे CV मतलब कितना हुआ, FR बाई 2। तो इसमें R कॉमन होके कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस F बाई 2 अपॉन में F बाई 2। हाँ, पॉइजन रेशियो बोलते हैं, यहाँ पे भी बोलते हैं, बट मोस्टली एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इधर यूज करते हैं। ये भी लिख लो, पॉइजन रेशियो।
तो ये कितना आ जाएगा 1+2/f आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे एक बार इसके साथ लोगे तो 1 आ जाएगा, इसके साथ लोगे तो 2/f आ जाएगा। तो ऐसे गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो गामा आपको याद रखना है ना, 1+2/f होता है। अगर मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा ना। केवल मोनो एटॉमिक में ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल होता है ना, तो ये आ जाएगा 5/3। डाई एटॉमिक के लिए जब निकालेंगे तो गामा आ जाएगा 1+2/5। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 7/5। ट्राई एटॉमिक में देखना पड़ेगा लीनियर है या नॉन लीनियर, उसके अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। तो अब देखो हम लोग गामा के टर्म में भी सीवी की वैल्यू लिख सकते हैं ना। हमें देखो सीवी पता है, सीवी इक्वल टू होता है FR/2। अब F/2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहां से देखो हम लिख सकते हैं गामा-1 = 2/f। तो F/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं ना। यहाँ F/2 इंटू आर है ना, तो रिवर्स करके लिखेंगे तो 1/गामा-1 इंटू आर, मतलब R/गामा-1 है। सीवी क्यू को हम गामा के टर्म में भी ऐसे याद रखते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यार हाँ, वो मतलब वो लैपटॉप का ही दिक्कत है, ये सरफेस बकवास चीज है। सरफेस है यार, ये जो पुराना जिस पे काम नहीं कर रहा था वो सरफेस था, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। पता नहीं यार ये कौन नाराज हो रहा है क्या है, मेरा तो टाइम ही वेस्ट करा दिया सब। चलो यहाँ तक हो गया ना, सीवी की वैल्यू हो गई FR/2 या फिर R/गामा-1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे चलें। अब देखो हमने दो प्रोसेस के लिए सीपी और सीवी याद कर लिया है, और बाकी हम लोग कोई भी प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू डिफाइन करते हैं ना। कोई भी प्रोसेस के लिए सी को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सी फॉर एनी प्रोसेस ना, ये हम लोग अब आगे पढ़ेंगे ना, अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा प्रोसेस पढ़ लें फिर सी के बारे में देखेंगे। नहीं बट ये याद रखना ना, ये कराना है ना, सी फॉर एनी प्रोसेस हम अब आगे करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, Q = W + ΔU। Q = W + ΔU, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसमें अब हमें एक एक टर्म के बारे में हमें देखना है, एक एक टर्म का क्या क्या मतलब है।
कैसे उनको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं Q निकालना। हमें देखो पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, Q अपॉन N डेल्टा T ना। तो मतलब कभी भी Q निकालना होगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं, Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। अगर हमें पता है कि उस प्रोसेस का C कितना है ना, जहां पे भी Q निकालना है वहां का C कितना है अगर पता है, तो Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी लगा देंगे। जैसे एम एस डेल्टा टी लगाते थे वैसे यहाँ पे एन सी डेल्टा टी लगा देंगे। ठीक है। तो Q निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं ना, एक तो Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी लगाओ, और दूसरा अगर W पता है और डेल्टा U पता है तो फर्स्ट लॉ लगा के U निकाल लो, Q निकाल लो ना। ऐसे हम दो तरीके यूज करेंगे। नोट हो गया। नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं वर्क निकालना, W। वर्क निकालने के लिए देखो हम लोग कैसे सोच सकते हैं। मान लो कोई कंटेनर है और उसमें एक साइड में पिस्टन लगी हुई है। जल्दी लिखो पार्थ। ना इसमें गैस भरी हुई है और ये पिस्टन मूव कर सकता है ना। अब अगर आप गैस का अंदर प्रेशर P है कुछ, तो उस P प्रेशर की वजह से अगर ये पिस्टन को मूव कराती है गैस, तो गैस का फोर्स कितना लगेगा, P इंटू ए गैस फोर्स लगा रही होगी ना। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का कुछ ए है तो गैस की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा, P इंटू ए। अब देखो जैसे ही यहाँ पर ये पिस्टन मूव करेगा तुरंत क्या होगा, अंदर का प्रेशर चेंज हो जाएगा। हो सकता है ना प्रेशर चेंज हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है चेंज हो जाए ना, डिपेंडिंग की क्या कंडीशन है, यहाँ पे अंदर हीट आ रही है नहीं आ रही है, ये सब देखते हुए प्रेशर चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये पिस्टन बहुत हल्का सा डीएक्स आगे जाए, अगर ये बहुत हल्का सा डीएक्स आगे जाएगा, बना देखो डायग्राम में मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ डीएक्स, बट वो बहुत हल्का सा आगे गया डीएक्स ना, ये हल्का सा कुछ डीएक्स आगे गया। तो अगर ये बहुत हल्का सा आगे जाएगा तो क्या प्रेशर में चेंज आएगा, वॉल एकदम हल्का सा आगे जाएगा तो बहुत हल्का सा प्रेशर में चेंज आएगा, तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि नेग्लिजिबल चेंज है ना, मान सकते हैं कि प्रेशर में चेंज नेग्लिजिबल है। तो P इंटू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी प्रेशर को कांस्टेंट मान सकते हैं ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये वर्क लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है P इंटू ए डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो ये हम डी डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। बहुत हल्का सा वर्क हुआ है क्योंकि डीएक्स बहुत छोटा है। ए इंटू डीएक्स को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस सेक्शन एरिया और डीएक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आया है ए इंटू डीएक्स, ये जो वॉल्यूम में चेंज आया उसको रिप्रेजेंट करेगा ना। तो इसको हम लोग डीवी लिख सकते हैं ना, चेंज इन वॉल्यूम। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी ना, ये हमारा वर्क के लिए एक्सप्रेशन बना। और अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, इंटीग्रल पी डीवी ना, ये हमारा वर्क का फॉर्मूला है और ये हमेशा वैलिड है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कौन सा प्रोसेस के लिए आप वर्क निकाल रहे हो ना, ये
ऑलवेज वैलिड। इंटीग्रल पीडीवी वर्क निकालना होगा तो आप सीधे क्या यूज करोगे, इंटीग्रल पीडीवी। यहाँ पे पी की वैल्यू डालोगे वॉल्यूम के टर्म में और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको वर्क निकालने का तरीका। देखो वर्क निकालने के लिए जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि कोई कहीं पे P ऐसे दिया हुआ है कुछ ए बी प्लस बी, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम को वी नॉट से टू वी नॉट अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिल जाए P एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो आप सीधे वर्क निकाल सकते हो इंटीग्रल पी डीवी में डाल करके ना। P की वैल्यू जो भी दी होगी वो रख दोगे ए इंटू वी प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है ना, और वॉल्यूम को वी नॉट से टू वी नॉट तक ले जा रहे हो ना। अब आगे ये सॉल्व कर लोगे ना, ए वी स्क्वायर बाई टू प्लस बी वी बी नॉट से टू वी नॉट ना। अब लिमिट रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे आगे। तो वर्क निकालने का एक तो तरीका हो गया इंटीग्रल पीडीवी। फिर एक और तरीका होता है वर्क निकालने का यूजिंग ग्राफ। जैसे मान लो आपको एरिया निकाल लेंगे ना ग्राफ का। मान लो आपको कोई पी और वी में कोई ऐसे ग्राफ बना हुआ है, तो आपको पता है अगर आप इसके अंडर का एरिया निकालोगे तो आप क्या निकाल रहे हो, याद है इंटीग्रल वाई डीएक्स आपको क्या बताता है, एरिया बताता है ना। तो अगर आपको एरिया निकालना है तो वाई की जगह पे यहाँ पे क्या है, प्रेशर आ गया है, और डीएक्स की जगह पे वॉल्यूम आ गया है। तो इंटीग्रल पीडीवी निकाल रहे हो मतलब आप क्या निकाल रहे हो, ग्राफ के अंडर का एरिया निकाल रहे हो है? तो इसका मतलब अगर हमें ग्राफ दिया होगा तो उसका एरिया हमें क्या दे देगा, उसका एरिया हमें वर्क बता देगा। अब देखो ये जो वर्क होगा वो कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, अगर ये गैस जैसे बाहर को पिस्टन पे फोर्स लगा रही है, जब गैस जिधर फोर्स लगा रही है उधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब ना वर्क पॉजिटिव आएगा। ये बात समझो, गैस पिस्टन पे बाहर को फोर्स लगा रही है और ये पिस्टन बाहर को जाएगा तभी ना गैस का वर्क पॉजिटिव आएगा। मतलब जब सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तभी वर्क पॉजिटिव आएगा ना। अगर गैस इधर को फोर्स लगा रही हो और आप बाहर से फोर्स लगा के पिस्टन को अंदर को दबा दो तो फिर गैस का वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव ना। तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां पे वर्क पॉजिटिव होगा, और जब भी वॉल्यूम कम होगा वहां पे गैस का वर्क निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज देखो हम ग्राफ में कैसे देखते हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा ऐसे एरो बना हुआ है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, हम इधर से इधर को जा रहे हैं, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो एरिया आएगा उसको प्लस में लिखेंगे। अगर कहीं पे ग्राफ में वॉल्यूम कम होता दिखेगा तो उसको एरिया को माइनस में लिखेंगे। ये नोट करो फिर वो बताता हूँ।
अगर मान लो कभी ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसे कुछ एरो बना हुआ है और इसमें आपको बोला जाए कि वर्क निकालिए, एरो इस साइड दिखाया गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये एरिया निकालोगे उसको माइनस में बताओगे, यहाँ पे जो वर्क आएगा वो निगेटिव होगा, एरिया निकाल करके निगेटिव में बता दोगे। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग वर्क निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं, एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये देख के साइन देते हैं। तो वर्क निकालने के लिए हमारे पास, कभी भी हमें क्वेश्चन में वर्क पूछा जाए तो वर्क निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, एक तो इंटीग्रल पी डीवी, दूसरा अगर ग्राफ गिवन है तो एरिया सोचेंगे, और अगर क्यू गिवन है, यू गिवन है, तो फर्स्ट लॉ से क्यू माइनस डेल्टा यू वर्क आएगा ना, डेल्टा यू को दूसरे साइड ले जाकर के ऐसे भी वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अभी तो यार सब सही चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ वीडियो ऑन कर ही लिया जाए, क्या बोलते हो? अब लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी। अभी कुछ लैग तो नहीं आ रहा है ना? ये आकाश तो फालतू का ही बातें करता रहता है, नहीं भी आएगा तो भी लैग लैग चिल्लाता रहता है। ठीक है, तो हमने देखो वर्क निकाल लिया ना, हमें देखो तीन टर्म्स देखने थे ना, क्यू, डब्ल्यू और डेल्टा यू। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं डेल्टा यू के बारे में। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना, वो कैसे देखेंगे? तो देखो इंटरनल एनर्जी के लिए हमने देखो फॉर्मूला देखा हुआ है, वो क्या होता है, NF/T/2। और इसमें देखो Fr/2 को आप क्या लिख सकते हो, Fr/2 को आप CV लिख सकते हो ना। इससे कोई मतलब नहीं है कि वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं, ना वॉल्यूम कांस्टेंट हो या ना हो, बट Fr/2 CV के इक्वल होता है ना मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली तो इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हो ना NCV ना, चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कुछ भी प्रोसेस हो रहा हो, ये हमेशा लिख सकते हो ना, U इक्वल टू NCV/T। और चेंज निकालना होगा तो आप क्या लिख दोगे, NCV∆T ना, CV के टर्म में लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो NFR∆T/2, ऊपर वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं ना, क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। और आपको पता है कि U किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल टेम्परेचर पे ना, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तभी U चेंज होगा ना, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो U चेंज नहीं होगा ना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा U प्लस में आएगा, और अगर डेल्टा T कम हो रहा है तो डेल्टा U माइनस में आएगा। नोट कर लो इसको।
चले नेक्स्ट पेज पे। तो देखो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू ना, हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो हमने Q निकालना सीख लिया है, W निकालना सीख लिया है, डेल्टा यू निकालना सीख लिया है। Q निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एन सी डेल्टा टी ना। W निकालने के लिए इंटीग्रल पी डीवी, और डेल्टा यू के लिए एन सी वी डेल्टा टी ना। सबके लिए हमने फॉर्मूले समझ लिए हैं। अब हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे ना। तो इनको अप्लाई करना सीखने के लिए अब कुछ कुछ चीजें और छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है, वो देख लेते हैं, फिर इनको अप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक स्टेट। थर्मोडायनामिक स्टेट नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक स्टेट हम किसको बोलते हैं, हमें देखो पता है पीवी इक्वल टू एन आर टी ना। कोई भी सिस्टम के लिए हमें ये तीन चीजें पी वी और टी पता होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो भी हमारा सिस्टम है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है ना। कोई भी हम गैस का सिस्टम लेंगे तो वो किस प्रेशर पे है, किस वॉल्यूम पे और किस टेम्परेचर पे है, ये तीनों चीजों से हम गैस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं ना। उसका स्टेट पता कर सकते हैं। अब देखो स्टेट पता करने के लिए आपको कितने वेरिएबल लगेंगे, क्या पीवीटी हर बार तीनों चाहिए, या कोई भी दो पता होगा तो तीसरा तो आ ही जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो आपको अगर कोई भी सिस्टम का थर्मोडायनेमिक स्टेट चाहिए तो केवल क्या पता होना चाहिए, कोई भी दो पता होना चाहिए, या तो पी वी पता होना चाहिए, या वी टी पता होना चाहिए, या पी टी पता होना चाहिए। कोई भी दो पता होगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में रख के तीसरा आ जाएगा ना। ना तो इस कोई भी दो के कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट। हम जब भी पूछा जाएगा गैस का थर्मोडायनेमिक स्टेट बताओ, तो कोई भी दो बता दो ना, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखो एक बार आपने सिस्टम ले लिया ना, तो अगर सिस्टम ले लिया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। सिस्टम ले लिया है तो वहां एन फिक्स है, उसके बाद की बात हो रही है गिवन एन के लिए। हाँ एक तरह से क्लोज सिस्टम है, एन फिक्स है मतलब क्लोज सिस्टम है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये नाइन्थ स्लाइड है यार, ये जो नया फिर से शुरू किया था उस पे नाइन्थ स्लाइड चल रहा है। तूने ये किया था क्या सिद्धेश, डेल्टा यू निकालने का? ये किया था, वर्क निकाला था? कहाँ पे आया था बता ना, तुझे तो मैं बता दूं कितने स्लाइड हुए हैं। मोलर हीट कैपेसिटी तक हुआ था, यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक। अरे एक स्लाइड ऐसे ही रह गया है, यहाँ तक हुआ है क्या? अभी उसमें टाइम है। तू यार रिकॉर्डिंग देख लेना सिद्धेश अब ना, बाकी केमिस्ट्री में पढ़ा है तो पढ़ता रहे, समझ आएगा।
तो अब देखो हम लोग देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से समझो। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जैसे आपने कोई भी कंटेनर लिया और उसमें कोई गैस भर दी, कोई इसमें गैस भर दी है। अब अगर इसके कोई भी जगह पे आप अगर यहाँ पे देख रहे हो या फिर यहाँ पे देख रहे हो या यहाँ पे देख रहे हो, अगर हर एक जगह इसका थर्मोडायनामिक स्टेट सेम है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है टेम्परेचर है वही यहाँ प्रेशर टेम्परेचर है, वही यहाँ प्रेशर टेम्परेचर है, वही यहाँ प्रेशर टेम्परेचर है, अगर सिस्टम के हर एक पॉइंट पे थर्मोडायनामिक स्टेट सेम है तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी सिस्टम के अगर हर पॉइंट पर थर्मोडायनेमिक स्टेट सेम है तो वहां पे हम बोलते हैं कि वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ये समझ आया कुछ मैंने क्या बोला? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? सिद्धेश तू अभी थोड़ी देर देख चुपचाप। हाँ वो यही बता रहा हूँ, यही बताने जा रहा हूँ ना। पहले आपको ये बात समझ आई कि कोई भी सिस्टम लोगे तो इसके हर पॉइंट पर अगर सेम है तो उसको हम बोलते हैं ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि किसी पार्ट में टेम्परेचर कम हो, किसी पॉइंट में टेम्परेचर ज्यादा हो। अभी बताता हूँ ना कि कैसे हो सकता है, बट अभी पहले ये मान लो कि इफ थर्मोडायनेमिक स्टेट इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ सिस्टम, then system is called in thermodynamic equilibrium। ठीक है बच्चों, अगर हर पॉइंट पे प्रेशर टेम्परेचर सेम होगा तो आप बोलते हो कि वहां पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। और अगर वहां पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है तभी आप गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो ना। ये आइडियल गैस इक्वेशन आप कोई भी सिस्टम के लिए कब लगा सकते हो? जब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा ना। अगर हर जगह टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम तो कंटेनर का ही होगा, हर जगह प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तभी आप ये इक्वेशन लगा सकते हो ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख लो, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर अ सिस्टम इफ इट इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये नोट करो, फिर देखते हैं कि कहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ना हो।
हो गया नोट? अबे बस मत करो, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। नरेंद्र, रिवीजन के लिए यार वीडियो देख लेना एक बार। हाँ श्रेयस, ना हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस। अमन ध्यान से सुनो, अभी इंटरेस्ट आने लगेगा ना। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। अबे कहाँ ज्यादा पढ़ा दिया यार। ये एक तो पूरा गैस नेटवर्क की वजह से दिक्कतें चल रही थी। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये कंप्लीट तो कर लेने दो भाई, बीच में नहीं छोड़ सकता। तो अब देखो क्या है। जैसे मान लो आपने कोई सिस्टम लिया और आपने उसको नीचे यहां से फायर पे रखा, तो शुरू में क्या होगा, इसके अंदर अगर गैस है तो शुरू में हीट कहाँ पे मिलेगा? शुरू में अगर आप हीट दोगे तो सबसे पहले हीट यहाँ पे मिलेगा ना। सबसे पहले यहाँ की गैस गर्म होगी, तो यहाँ की गैस अगर गर्म हुई तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन अभी ऊपर का टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा है जितना नीचे का हुआ है, तो क्या आप बोलोगे ये पूरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है? नहीं है ना। तो क्या जिस टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर अलग है और यहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो आप इस गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। ठीक है। तो अब देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है इस फिजिक्स में, केवल उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है जहां पे हम हर टाइम पे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा पाए। मतलब हमें ऐसी सिचुएशन के बारे में पढ़ना है जहां पे हमेशा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो ना। तो वो पढ़ना है, तो उसको उसके लिए मतलब हमें प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ना है जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जहां पे वैलिड हो। प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से पहले हमें एक इंडिकेटर डायग्राम भी देखना पड़ेगा, फिर प्रोसेस देखते हैं। ये बात आपको समझ आ गई ना कि हमेशा पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगता है ना। जब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे पीवी इक्वल टू एनआरटी सिस्टम पे ना लगा पाओ ना। यहाँ पे इधर मान लो टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है। T1 यहाँ पे ग्रेटर देन T2 है, तो यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी आप नहीं लगा सकते। फिर हमें अब इसमें एक चीज पढ़ना है, इंडिकेटर डायग्राम। अरे यार 5 मिनट पहले ही छोड़ने को बोल रहे हो, हर बार हम लोग का टाइम भी वैसे इतना वेस्ट हुआ है। 5 मिनट बस और रुक जाओ। इंडिकेटर डायग्राम ये 2 मिनट का है ध्रुविल, 3 मिनट बाकी, अपन 2 मिनट में कर लेंगे और 1 मिनट पहले छोड़ देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, 1 मिनट पहले छोड़ना है मुझे। देखो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है। अरे यार तुम लोग तो सुनते ही नहीं हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंडिकेटर डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ थैंक यू बच्चों, थैंक यू। जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, मैं पार्टी देता हूँ तुम लोगों को। पावर, क्या बोलते हैं? पावर ही करेंगे। पता नहीं कैसे बोलते हैं यार। तो पावर ही।
ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। बाय एवरीवन।